Hello everyone, welcome to my class. Students, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्लास में हम एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं। हम अपनी लास्ट क्लास में बीएड प्रथम वर्ष में क्या कार्यक्रम रहता है उसके बारे में जान चुके हैं। मैं आपको ये जानकारी दे चुकी हूँ। इसके साथ ही इस पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता चुकी थी। मैं आपको बता चुकी हूँ भाषा शब्द के बारे में या फिर भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में। आज मैं उसी से आगे आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारी प्रत्येक पेपर की तरह 5 इकाइयाँ हैं, 5 यूनिट हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जितने भी आप पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके कंपलसरी पेपर हों, चाहे वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हों, प्रत्येक में आपको पूरे साल में 5 यूनिट पढ़नी होंगी। तो इसी तरह से आपके कोर्स 4th लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी जो सिलेबस है आपका, उसमें 5 यूनिट लगी हुई हैं। अब इन 5 यूनिट को हमें पूरे साल में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोरोना काल के चलते आपके जो एडमिशन्स थे उसमें डिले हुआ, फिर उसके बाद जब आपको कॉलेज में आना था, आकर के पढ़ना था, तो वो भी आपको पता ही है किस तरह से स्किप हो गया। फिर दिसंबर में आपकी क्लासेस शुरू हुई, फिर कुछ छुट्टियां आ गई जो लास्ट में आती हैं, दिसंबर लास्ट में विंटर वेकेशंस आ गई, जिसकी वजह से फिर थोड़े दिन फिर से संपर्क टूटा। फिर कभी गूगल मीट पे कुछ नहीं सेटिंग बैठी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, और उसके बाद अब से आपके पास फिर से वीडियोस आने लगी हैं। तो इसके चलते हुए अब जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनसे पहले हमें अपने सारे सब्जेक्ट में पाँचों की पाँचों यूनिट अर्थात हमारा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, मेरी ये जो सेंटेंसेस थे उसमें आपके लिए क्या मैसेज था? आपके लिए ये मैसेज था कि आप साथ साथ में वीडियोस देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, याद करते रहें, ताकि जो आने वाले कुछ महीनों में ही जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम भाषा शब्द पे बात कर चुके हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब भाष धातु संस्कृत की है। संस्कृत में धातुएं हम पढ़ते हैं पठ धातु, गम धातु, वद धातु। तो उसी तरह से भाष धातु संस्कृत की, ठीक है, क्योंकि हमारी हिंदी संस्कृत से ही निकली है। हमारी हिंदी की जो जननी है, जननी का मतलब क्या है? माँ, माता कौन है? संस्कृत है। और इतना मुझे लगता है आपको पता ही होगा। तो हमारी ये जो भाषा है, या फिर हम ये कह सकते हैं हिंदी भाषा तो संस्कृत से निकली ही है। भाषा शब्द भी भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा का अर्थ क्या हुआ? बोलना, ठीक है। भाषा का भी अर्थ हो गया बोलना। और लास्ट क्लास में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाषा की अगर एक लाइन में आपको अभिव्यक्ति करनी हो या भाषा क्या है ये बताना हो, तो आप कैसे बताएंगे? सबसे इजी तो क्या है? बोलना भाषा है। दूसरा क्या करना भाषा है? विचारों की अभिव्यक्ति करना भाषा है। यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है और उसका पार्ट 1 है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 में हमें पढ़ना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज पे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जिसमें पढ़ना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो आज हम मीनिंग पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने कल बताया था उसी के साथ ही रेलेवेंट करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो आपके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का काम करता है। हम अब आपको शिक्षक बनाने जा रहे हैं ना, तो हम आप में भी ये गुण डेवलप करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब आपने बीएड में एडमिशन ले लिया
और आपने ये ठान लिया है कि आपने शिक्षक बनना ही है, तो ये गुण आप में आ जाना चाहिए। आप जब भी बच्चे को पढ़ाएंगे तो पहले पिछली क्लास में दिए गए ज्ञान के साथ अर्थात पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ करके उसे नवीन ज्ञान प्रदान करेंगे। नवीन ज्ञान, नया ज्ञान जो आज पढ़ाना है, ठीक है। तो पिछले वाले को बताते हुए फिर नया कुछ बताना है, ठीक है। तो विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। विचार और भाव जिससे अभिव्यक्त हो सके, जिस साधन से अभिव्यक्त हो सके, उसे हम भाषा कहते हैं। विचार क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं? हमारी जो खुद की सोच है, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी प्राणी के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में, कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें लगता है। हम जब बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मन की बात ही तो कहते हैं दूसरे को कि मुझे ये लगता है ना। अपने विचार प्रकट करते हो आप दूसरे के सामने। आपको किसी को कोई बात बतानी है तो इसका मतलब क्या है, वो बात क्या है, वो बात आपके भाव, आपके विचार ही तो हैं जो आपको दूसरे को बताने हैं। तो जो ये हम सारा दिन बोलते हैं, जो ये हम सारा दिन भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे विचार, हमारे भाव ही हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमेशा विचार और भाव ही तो वैसे अभिव्यक्त नहीं करते हैं, दूसरे की बातें भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, सब करते हैं ना। लेकिन कहा क्या जाता है कि केवल विचार और भाव ये अभिव्यक्त करने का साधन है भाषा। हम तो पता नहीं कितना कुछ अभिव्यक्त कर देते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि जो हम दूसरे की बात करते हैं या कोई चुगली करते हैं, तो इसका मतलब वो भी क्या है, हमारे विचार हैं, हमारे भाव हैं, हमें लगता है ऐसा उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बस ठीक है, भाषा का प्रयोग चल रहा है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई थोड़ी सी अर्थ पे बात। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं भाषा की, ठीक है। मीनिंग पढ़ेंगे तो मीनिंग में जितना मैंने आपको बताया वो तो आपको पता ही है, वो तो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है ही। अब जो डेफिनेशंस होती हैं वो कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर देती हैं, वो हमें भाषा के बारे में और भी कुछ नया जानने को वहाँ से मिल सकता है। जैसे मैंने कल आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी तो मैंने आपको मैक्स मुलर की कुछ लाइंस लिख करके यहाँ पे बताई थी, तो वो लाइंस बहुत ही अच्छी लाइंस थी। और इसी तरह से ये जो यहाँ पे परिभाषाएं हैं ये भी क्या करेंगी, हमें भाषा के बारे में कॉन्सेप्ट को, हमारे कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बना देंगी, और भी जानकारी दे देंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि विचार और भाव इनकी अभिव्यक्ति करने का साधन है भाषा, ठीक है। इनकी अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। अब ये विचार और ये भाव क्या हमेशा बोल करके ही बताए जा सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। कुछ सेकंड मेरे सवाल पर चिंतन मनन कीजिए। क्या आप अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी सहमति को, अपनी असहमति को केवल और केवल बोलकर ही बता सकते हो क्या? सोचो। तो आपके माइंड में आंसर आएगा कि नहीं, केवल सोच करके ही नहीं बताते। अभी मैंने क्या किया, मैं अगर मुंह से नहीं बोलती और केवल ऐसे करती, ऐसे करती, क्या इसका कोई अर्थ नहीं है क्या? है। अभी मैंने सिर हिला रही हूं, देखो, इसका मतलब अगर मैं बोलूं नहीं और केवल सिर हिलाऊं तो इसका मतलब सहमति है ना। तो इसी तरह से इन विचारों और भावों को हम केवल बोलकर ही व्यक्त नहीं करते, अभिव्यक्त नहीं करते, बल्कि हम कुछ संकेतों के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब ये जो संकेत हैं वो भी तो फिर भाषा का ही हिस्सा हुए। तो भाषा में केवल बोलना ही नहीं आता, ये भी आता है। कुछ उदाहरण दे देती हूँ मैं आपको। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, तो वो क्या करते हैं, वो विसल बजाते हैं और हाथ से इशारा करते हैं। अगर उन्होंने यूं किया तो हम समझ जाते हैं ना कि हमें रुकना है, ठीक है, रुकना है। और इसी तरह से अगर वो यूं करते हैं, विसल बजाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि अब चलना है। इसी तरह से अब अगर मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो हम सिग्नल्स को भी फॉलो करते हैं।
हमें पता है रेड लाइट है, तो रेड लाइट हमें क्या संकेत दे रही है, वो भी भाषा ही है, वो संकेत दे रही है कि अब हमें रुकना है। ठीक है, इस तरह से ये संकेत भी किस में आते हैं, ये भी भाषा में ही इंक्लूड होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप मेरी क्लास में आए, मैं पढ़ा रही थी, आप लेट आए हो, आपने आकर के केवल और केवल यूं मुझसे परमिशन मांगी, बोला कुछ भी नहीं या मुंह में ही बोल दिया मैं कम इन मैम, देन मैंने क्या किया, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, वहाँ से अगर रूम में कोई मुझसे परमिशन मांग रहा है तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं केवल उधर देख करके क्या करूँगी, ऐसे सिर हिलाऊंगी, वो समझ जाएगा कि उसको अंदर आ जाना है। और अगर मैंने उसको अभी मना करना है, क्योंकि मैं आपके साथ कांटेक्ट में हूँ, ठीक है, अभी मैं आपकी जो है ये वीडियो तैयार करके आपके पास मुझे सेंड करनी है, तो मैं अगर वो मुझसे परमिशन मांग रहा है तब मैं क्या करूँगी, आपको पढ़ाते हुए ही उसकी ओर देख करके ऐसा कर करके और मैं उसे बता दूंगी कि नहीं अभी नहीं आना है, उसको परमिशन नहीं है मतलब। तो ये जो संकेत हैं वो संकेत भी भाषा का ही रूप है। ठीक है, बाकी जब इससे आगे पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो तो पता चलेगा ये भाषा मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था। केवल आप अपने दिमाग में यही ना लेकर के चलें क्योंकि भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर के बना है या भाष धातु से बना है, उसका अर्थ है बोलना, तो आप दिमाग में ये लेकर के चलें कहीं कि जो बोलना है बस वही भाषा के अंतर्गत होता है, नहीं, संकेत भी भाषा में ही इंक्लूडेड है। ओके, चलिए अब डेफिनेशंस हैं आपके सामने, परिभाषाएं हैं आपके सामने, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन भी करूंगी मैं इनको, जिससे कि भाषा का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है स्वीट, पहली वाली परिभाषा है, क्योंकि हमने कुछ नया स्टार्ट किया है ना, मैंने आपको अब पढ़ाना शुरू किया है, तो देखो यहाँ पे स्वीट यानी कि कुछ मीठा हो जाए, मीठे से शुरुआत की है। स्वीट, स्वीट क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। ध्वन्यात्मक, इस शब्द को देख लेना। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछी जाती है, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, स्मॉल यूनिट क्या है, वो है ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि का मतलब गूंज, सुनाई देना, कुछ जो सुनाई देती है, तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। मतलब क्या, मतलब स्वीट कहते हैं कि बोलना जो है वो भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि मतलब हम जो मुंह से ये ध्वनियाँ निकालते हैं इसकी बात हो रही है। तो ये किसको मानते हैं भाषा, ये कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्द, ऐसे शब्द जिनमें ध्वनि हो, जिनमें गूंज हो, जो सुने जा सके, जिनमें आवाज हो, उसे कहते हैं भाषा। तो ये कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को जब हम प्रकट करते हैं, अर्थात बोल करके ध्वनि द्वारा जब हम भाषा को प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं हम भाषा। ठीक है, विचारों को प्रकट करना भाषा है। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन है आपके सामने काव्यादर्श के अनुसार। काव्यादर्श क्या कहते हैं, यह समस्त तीनों लोग अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति, मेरा नाम आ गया, यदि शब्द रूपी ज्योति, ज्योति यहाँ पे किसको कहा गया है, देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा भाषा, भाषा से यह संसार प्रदीप्त नहीं होता। देखिए काव्यादर्श ने भाषा को बहुत ही इम्पोर्टेंस प्रदान की है, बहुत महत्व प्रदान किया है, बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। इस परिभाषा के द्वारा भाषा की, जिस तरह से मैक्स मुलर की जो लाइनें थी, कल मैंने पढ़ाई थी आपको, लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, उससे भाषा की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही वाला सीन है, सेम। ठीक है, ये भी भाषा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही सही जानकारी देने वाली लाइंस हैं। यह समस्त तीनों लोग अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति भाषा से यह संसार प्रदीप्त नहीं होता। ये कहते हैं कि ये तीनों लोग
जो 3 लोग हैं ये अंधकारमय हो जाते, इनमें अंधकार छा जाता। इनमें जो ज्योति है वो ज्योति क्या है? भाषा की ज्योति। ये देखो ज्योति को क्या बताया है? भाषा। यदि शब्द रूपी ज्योति, शब्द क्या होते हैं? भाषा में ही होते हैं। तो शब्द रूपी ज्योति अर्थात भाषा से यह संसार प्रदीप्त नहीं होता। अगर इस संसार में ये भाषा नहीं होती, ये शब्द रूपी ज्योति नहीं होती, तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये तीनों लोक अंधकार में हो जाते, इनमें अंधेरा छा जाता, इनमें कुछ भी ना बचता। ठीक है। फिर देखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। पूरी डेफिनेशन देख लो, मैं साइड हो जाती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु भाषा को एक साधन बताते हैं। किस चीज का साधन है ये? वो कहते हैं कि इस भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाता है, दूसरों पर भली भांति प्रकट कर पाता है। अगर ये भाषा ना हो तो मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम ही ना हो और दूसरों के जो विचार हैं आप स्पष्टता समझ सकता है। यहाँ पे देखो आपका मतलब वो कौन? वो मनुष्य। और दूसरों के विचार आपका मतलब खुद मनुष्य जो है, जो बोलने वाला है, ये पहला मनुष्य जो है वो क्या करता है? अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और फिर दूसरों के विचार खुद, आपका मतलब खुद स्पष्ट रूप से समझ सकता है। तो दो व्यक्ति जब आपस में अब विचार और भावों की जो अभिव्यक्ति कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो? दूसरे के सामने कर रहे हो। यानी दो व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं जो आपस में अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान ही तो कर रहे हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे? यही तो चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? अपने विचारों को तो दूसरों को बताते हो। ठीक है, अपने विचार और भावों के बारे में आप दूसरों को बताते हो और फिर इसी भाषा के द्वारा वो दूसरा व्यक्ति बोलता है और आप उसके विचारों को अपने आप से समझ जाते हो। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखिए क्रोचे के अनुसार, क्रोचे क्या कहते हैं? लैंग्वेज इज आर्टिकुलेटेड लिमिटेड साउंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज इज आर्टिकुलेटेड लिमिटेड साउंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? अभिव्यक्ति। वही बात है, सेम इंग्लिश में लिख दी है। आप में से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो कई बार बच्चे ये कहते हैं मैम हम इंग्लिश मीडियम के हैं या इंग्लिश में हमें कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही है, हम क्या करें? तो कोशिश ये की जाती है कि इंग्लिश में भी एज इट इज़ लेकर के आएँ आपके लिए, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आए। वो उनको भी समझ तो सब कुछ आता ही है पर थोड़ा सा उनको इंग्लिश में मिल जाता है तो उनको आसानी हो जाती है। तो क्रोचे भी बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ एक्सप्रेशंस, कि हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? एक्सप्रेस करने के लिए, वही विचार और भावों को प्रकट करना। सेम ही है सब जगह पर बात। भाषा के बारे में सभी विद्वान, सभी लोग समान ही चीजें कहते हैं, बट सबने अलग अलग शब्दों का या अलग अलग भाषा का प्रयोग किया है अपनी बात को कहने के लिए। सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो ये आपको मैंने 4 डेफिनेशंस यहाँ पे करवा दी हैं। ये चारों डेफिनेशंस आपके लिए ज़रूरी हैं। ये ज़रूरी कैसे हैं? सबसे पहले तो इन 4 डेफिनेशंस ने हमें भाषा के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दी। ठीक है, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया इनसे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, आपको पता है आपका जो पेपर पैटर्न रहता है वो, वैसे तो इस पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो पेपर पैटर्न में आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपके फिर 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आप
भाषा के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, इनमें से कोई एक दो डेफिनेशन लिख देते हैं स्टार्टिंग में, आपको याद है क्योंकि, तो इससे क्या होता है जो एग्जामिनर है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसको ये लगता है कि इस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको चांसेस रहते हैं अच्छे मार्क्स मिलने के। ठीक है, एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी देख करके खुश है, आपकी नॉलेज देख करके खुश है, तो आपको सुविधा रहती है या आपके चांसेस रहते हैं कि वो आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, और ये जो परिभाषाएं हैं ये आपकी जो ये निबंधात्मक प्रश्न है, 10 नंबर वाला जो निबंधात्मक प्रश्न होता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें आपकी पूरी हेल्प करते हैं ये परिभाषाएं। और कई बार 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सीधा ही ये कहा जाता है कि भाषा को परिभाषित कीजिए, तब आपको वहाँ क्या करना है, भाषा की परिभाषा देनी है। तो वहाँ पे तो फिर सीधी तरह से ही आसानी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ तो एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कोई एक परिभाषा 2 परिभाषाएं अगर आप याद कर लोगे तो इससे आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब 1-2 को याद करने का मतलब होता है कि मैम ने 4 कराई हैं तो चलो हम 2 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे 4 में से 2 करने का सोचोगे तो एग्जाम में भी रहेगा, में भी शायद ही आपको 1 याद रह पाए। ठीक है, अगर 4 करने की कोशिश करोगे तब आपको 2 अच्छे से याद रह पाएंगे। अब आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप पे डिपेंडेड है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको आपको सब कुछ कराना है, हम तो आपको सारा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कैसे करना है ये भी बताएंगे। अब करने का काम किसका है, आपका है, वो आपने करना है। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशंस हो गई। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज चल रहा है तो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज में अर्थ पे बात कर ली, विचार और भावों के साथ संकेत भी आते हैं ये भी मैंने बता दिया, भाषा शब्द पे बात कर ली और ये डेफिनेशंस होगी। तो इससे आपका जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, जो वीडियो आएगी नेक्स्ट, उसमें इसी यूनिट फर्स्ट का जो ये ए पार्ट हमारा पार्ट 1 चल रहा है, मैंने अभी बताया था आपको पहले, तो उसी को ही हमने कंटिन्यू रखना है। पहले हम यूनिट वाइज ही आगे आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, तो यूनिट वाइज ही आगे बढ़ेंगे हम। ऐसे बीच में से कोई भी यूनिट या पार्ट उठा करके नहीं पढ़ेंगे, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। इससे आपको चीज़ों को जानना या फिर चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है ना स्टूडेंट, तो उसमें यूनिट को इस तरह से ही सेट किया जाता है कि बच्चा पहले यूनिट के अंदर थोड़ी सी सरलता वाली चीज़ें डाली जाती हैं, दूसरे यूनिट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, फिर तीसरी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, इस तरह से। तो जब आपने भी शिक्षक बन जाना है तो आपने भी जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपने भी ये जो हमारी यूनिट्स का जो सीक्वेंस होता है इसी को ही फॉलो करना है। यही बेस्ट सीक्वेंस होता है एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट को पढ़ाने का, जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। अब इस चीज़ का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, जब हम मैथ्स की बुक उठाते हैं या जब हम स्कूल में थे तो उस टाइम में क्या था, अगर आपने कभी गौर किया हो, जब आप भी स्कूल में थे तो क्या होता था, पहले जो स्टार्टिंग होती है बुक की, मैथ्स की बुक की, तो वहाँ पे एक रिवीजन होती थी। जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ करके आए हैं वो सारा का सारा उसमें रिवीजन होती थी। ठीक है, जितना भी कुछ जान करके आए हैं हम, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन जो भी सीख करके आए हैं ना, यानी कोई भी क्लास की, डिपेंड करता है कि किस क्लास की बुक है, तो उस बुक के अंदर सबसे पहले जो एक प्रश्नावली, हिंदी में प्रश्नावली कहते थे हम, तो यूनिट कह लो या प्रश्नावली कह लो, वो ये होती थी जिसमें कि सबसे पहले पिछली कक्षाओं का दोहरान होता था, और अब भी होता होगा आई थिंक। तो इस तरह से एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान जो वो बच्चे लेकर के आए हैं, जो पहले से उनको पता है, उसको जानते हुए, उसको पूछते हुए, फिर उसके साथ नवीन ज्ञान जो आज उसने देना है उसको बताए या उसको जोड़े। ठीक है, तो हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, यूनिट टू यूनिट ही पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को सीखने में आसानी होगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों क्लासेस में आपको भाषा के बारे में जो नॉलेज आपको होनी चाहिए इस पेपर के व्यू से,
लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर के व्यू से वो आपको नॉलेज मिल रही होगी। अगर आपको मिली है तो प्लीज़ वीडियोस को, अपनी जो स्टडी है उसको यूं ही कंटिन्यू रखना और हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ना था स्टूडेंट्स, हमने ये जानकारी हासिल कर ली है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। आप घर पे रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।